एलेम्बिक लिमिटेड कंपनी के अंदर जो चार्ट को हम देख पा रहे हैं उसके बेसिस पे लग रहा है कि इसके अंदर हम शॉर्ट टर्म के अंदर भी ट्रेड ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग वाला भी ट्रेड ले सकते हैं। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि शॉर्ट टर्म के अंदर ये स्टॉक जो था डाउन टर्न में था और बाद में एक जगह के ऊपर आके इसने सपोर्ट लिया, जो कि पहले का एक जिसका रेजिस्टेंस फेस था वहाँ पर आके इसने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद में इसने जो शॉर्ट टर्म का जो डाउन टर्न था उसके लेवल्स को इसने तोड़ते हुए ऊपर जाना स्टार्ट किया और थोड़े टाइम के लिए कंसोलिडेशन फेज से भी गुजरा, जहाँ पे उस कंसोलिडेशन फेज में रहने के बाद में ये वापस से ऊपर की तरफ छलांग मारा, जो कि एक इंडिकेट करता है इस बात को कि स्टॉक ऊपर जाना अब चालू कर सकता है। अब इसी के बारे में अगर ट्रेड लेना अगर हम लोग इसके अंदर ट्रेड लेते हैं शॉर्ट टर्म के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी बेसिस के ऊपर, तो अगर शॉर्ट टर्म के अंदर लेते हैं तो हमें इसके अंदर 1 सेकेंड, अगर शॉर्ट टर्म के लिए हम ट्रेड लेते हैं तो आज इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। आज डेट क्या है? 16 जून 2023। आज ट्रेड ले सकते हैं और इसका जो टारगेट रहेगा 122 का रहेगा शॉर्ट टर्म के लिए। एंड लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम फंडामेंटल बेसिस के ऊपर थोड़ा सा तय करेंगे कि लॉन्ग टर्म का टारगेट क्या रह सकता है। अगर कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी जो है फार्मास्यूटिकल बिजनेस में भी है और कंपनी के पास में दो और सेक्टर्स हैं जिनके अंदर कंपनी काम करती है, एक रियल एस्टेट सेक्टर है और एक पावर सेक्टर है। सो कंपनी जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है वो पहले 2010 के अंदर ये कंपनी अलग हो गई थी अपने जो फार्मा कंपनी थी उससे, और एलेम्बिक लिमिटेड नाम से इसने एक अलग कंपनी बना ली जो कि एक ग्रुप मेन कंपनी बन गई, एलेम्बिक ग्रुप कंपनी। तो इसके अंडर में बहुत सारे बिजनेस जब आज के दिन आते हैं, मेनली 3 बिजनेस आते हैं। एक तो जो फार्मा हो गया जिसकी इसके पास में 30% के आसपास में स्टेक है, बाकी 2 बिजनेस हो रहे हैं रियल एस्टेट का और पावर सेक्टर का। और एज पर कंपनी की जो मीटिंग होती है जनरल मीटिंग्स, उनके अकॉर्डिंग कंपनी का जो फोकस है मेनली रियल एस्टेट की तरफ है कि आने वाले टाइम में कंपनी बोल रही है कि मेरे को कंसिस्टेंट इनकम चाहिए, जिसकी वजह से इसके ऊपर मेरा ध्यान जो है रियल एस्टेट की तरफ है ताकि कंसिस्टेंसी इनकम में बनी रहे, जिसकी वजह से कंपनी बड़े फेज से चल रही है, ट्रांसफर क्या बोलते हैं उसको, ट्रांजिशन फेज से चल रही है, जिसकी वजह से अपने को इसका फर्क प्रॉफिट्स में और सेल में भी नजर आ सकता है। जैसे 2009-10 के आसपास में आपको देख रहे हो यहाँ पे सेल बहुत ज़्यादा दिख रही थी, फिर ये अलग हो गई, फार्मास्यूटिकल बिजनेस अलग हो गया और बाद में इसने 2015 में दोबारा से बिजनेस स्टार्ट किया यहाँ पर अगेन, जो इसकी सेल है जो कि कंसिस्टेंट बनी हुई है 2019 तक, और 2020 में बाद में कोविड की हिट की वजह से 3 साल तक इसको कोविड हिट की वजह से थोड़ा सा झेलना पड़ा और बाकी इसकी सेल जो है अगेन रफ्तार पकड़ रही है आज के दिन। अगर इसकी अर्निंग्स की बात करते हैं तो एक कंपनी जितना सेल करती है उस हिसाब से अर्निंग रेगुलरली कमा रही है पॉजिटिव, ऐसा नहीं कि कहीं पर भी किसी साल इसने लॉस खाया हो किसी भी टाइप का। तो अर्निंग्स की बात करते हैं तो और कंपनी की बात करते हैं तो अब तक काफ़ी पॉजिटिव हमें रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। और अगर बैलेंस शीट आज की जैसे हालत देखते हैं कि कंपनी की आज की फाइनेंशियल हालत कैसी है, उसके बेसिस के ऊपर रिजर्व्स जो हैं आज के दिन कंपनी के पास में 2000 करोड़ के आसपास के हैं और 51 करोड़ रुपए कंपनी के अंदर इन्वेस्टर्स ने लगाए थे फेस वैल्यू के ऊपर। बाकी 2000 करोड़ रुपए भी इन्वेस्टर्स प्लस जो कंपनी ने अब तक कमा कमा के इकट्ठे किए हैं, वो दोनों का इकट्ठा 2000 करोड़ के आसपास में। सो ये इसका मतलब हम ये भी निकाल सकते हैं कि कंपनी ने अब तक जितने भी एसेट्स खड़े किए हैं वो इस वैल्यू के ऊपर बाय किए हैं। आज के दिन अगर फिक्स्ड एसेट की बात करते हैं कंपनी के पास में तो लैंड है 117 करोड़ का और बिल्डिंग्स हैं 6 करोड़ की और बाकी जो है प्लांट एंड मशीनरी के अंदर में है, क्योंकि कंपनी रियल एस्टेट की तरफ जा रही है तो हो सकता है बिल्डिंग्स की तरफ भी जा रही हो कि हम लोग रियल एस्टेट बिल्डिंग की तरफ की कंस्ट्रक्शन की लाइन के अंदर। अदर फिक्स्ड एसेट्स भी हैं कंपनी के पास में। एक्यूमुलेशन डेप्रिसिएशन की बात करते हैं तो इसका थोड़ा सा टेक्निकल, इसके डीप में जाना पड़ेगा इसको समझने के लिए। सो ध्यान रखिए कि ये एसेट्स जो होते हैं वो जैसे जैसे डेप्रिशिएट होते हैं, जो डेप्रिशिएटिंग एसेट्स होते हैं वो यहाँ पर ऑटोमेटिक ऐड होते चले जाते हैं। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आज के दिन कंपनी का जो है 1700 करोड़ रुपए के आसपास में एट प्रेजेंट डेटा 1700 करोड़ के आसपास में कंपनी ने अपना बुक वैल्यू का जो पैसा है वो 1700 करोड़ के आसपास में इन्वेस्ट कर रखा है अलग अलग कंपनीज के अंदर। और एज पर डीआरएचपी जो कंपनी, सॉरी डीआरएचपी नहीं, एनुअल रिपोर्ट कंपनी की, उसमें कंपनी ने बोला है कि 1700 करोड़ तो हमने इन्वेस्ट कर रखे हैं, बट जो पैसा आज के दिन जो इन्वेस्टेड पैसा है ये आज के दिन तकरीबन 3,500 से 4,000 करोड़ के आसपास का हो रखा है। तो अगर इसी बेसिस के ऊपर हम लोग नज़र डालते हैं तो कंपनी की जो आज का स्टॉक के अकॉर्डिंग जो मार्केट कैप है वो 1900 करोड़ का ही है, क्योंकि कंपनी बोल रही है कि हमारी इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वही 4000 करोड़ के आसपास की है। तो कंपनी का जो स्टॉक है ऑलरेडी 76 पे चल रहा है, तो जिस हिसाब से कंपनी के पास में वैल्यू पड़ी हुई है आज के दिन वही 150 करोड़ की, मतलब 150 रुपये के स्टॉक के बराबर की पड़ी हुई है। सो एक तो ये बड़ा पॉइंट बन जाता है कंपनी के स्टॉक को बाय करने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए भी। एंड सेकंड, अगर कंपनी के हम प्रमोटर्स की होल्डिंग के ऊपर नजर डालते हैं तो कंपनी के अंदर 70.88% तो जो प्रमोटर्स हैं उन्हीं के पास में स्टेक पड़ा हुआ है और डीआईआईज के पास में पड़ा हुआ है 3.94 और पब्लिक के पास में सिर्फ 24% स्टेक है। सो ये भी एक चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि कंपनी के जो एसेट्स हैं उनके अंदर कंपनी के जो मालिक लोग हैं उनको भरोसा है। और निरायो लिमिटेड नाम से एक कंपनी है, इसने तो रिसेंटली नहीं 2020 के अंदर अपने और स्टॉक्स खरीदे थे। क्यों खरीदे थे? क्योंकि कोरोना के अंदर सस्ते हो गए थे भाव शेयर्स के, तो प्रमोटर्स ने फायदा उठाया इस चीज़ का और उन्होंने और शेयर्स खरीद लिए अपनी कंपनी, क्योंकि उनको भरोसा है इसलिए तो खरीद रहे हैं, राइट। सो फाइनली इसी बात के ऊपर हम चर्चा कर पाएंगे कि आगे जो लॉन्ग टर्म के लिए हम व्यू लेके रख सकते हैं 200 का व्यू लेके रख सकते हैं, 200 का टारगेट। बाकी अगर उस वक्त की हमको
स्टॉक को मेंटेन रखना है अपने पोर्टफोलियो के अंदर या नहीं रखना है, उड़ा देना है, उसकी हम चर्चा करेंगे उस वक्त जब रिसर्च करेंगे। बाकी अभी के हिसाब से हम इसको बाय कर सकते हैं लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। सी यू टुमारो विद न्यू इन्फॉर्मेशंस।